नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। पंजाब के अमृतसर में कोरोना से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत सरकार वापस ला रही है, जिसके चलते एयर इंडिया की फ्लाइट मलेशिया से भारत के विभिन्न स्थानों पर भारतीय नागरिकों को छोड़ने के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें पंजाब के कई शहरों के 95 के करीब भारतीय नागरिक अपने स्वदेश पहुंच गए। वहीं सेहत विभाग की हिदायतों के अनुसार इन सभी को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, जहां सभी की मेडिकल जांच होगी और अगर कोई होटल में क्वारंटीन होना चाहता है तो वहां भी उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਖਨਊ ਗਈ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 95 ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, गुजरात, चंडीगढ़, ਹੋਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। तो सर इन्होंने क्वारंटाइन किया जाएगा? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कौन गए सी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੈ ਗਿਆ तो ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਬਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾइन ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੁਆਰੰਟਾइन ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्यों को 1000 करोड़ रुपए मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने प्रयास किए हैं। इसके बावजूद 80 लोगों की जीवन नहीं बचा पाए। इसके लिए दुख है जिन्होंने अपनों को खोया। इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर और व्यापार का भी नुकसान हुआ है। लोगों के घर उजड़े हैं। हमारा काम अब उनकी मदद करना है। सरकारें इसके लिए हर संभव कोशिश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटे में 660 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक 12,319 लोग संक्रमित हैं दिल्ली में। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जो कि प्रशासन के लिए और दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में मरीजों की बात करें तो 660 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसी के साथ ही 12,319 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 660 नए मामले आए हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से लगातार अपील की जा रही है लोगों से, और अगर लॉकडाउन 4 की बात करें तो लॉकडाउन 4 में भी रियायतें दी गई हैं। अब हालांकि जो रिक्शा है, ई रिक्शा है, ऑटो है, वो भी चलने लगे हैं। ऐसे में बहुत सारे ये मामले भी सामने आए हैं कि जो रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वो एक की जगह या दो की जगह 3-3, 4-4 सवारियां लेकर भी जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये मामले जो हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 660 नए मामले सामने आए हैं। जी, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,319 पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है, जिससे 208 लोगों की मृत्यु अब तक दिल्ली में हो चुकी है। अब तक 5,897 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय 6,214 मरीजों का इलाज दिल्ली में चल रहा है, जिसमें से 169 मरीज आईसीयू में हैं और 27 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सुधीर सलूजा, लेकिन 660 नए मामले अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक 24 घंटे में ये मामले आना। जी, ये अभी तक का अधिकतम आंकड़ा है। 660 पहली बार आए हैं और
जब से अब छूट, तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से और क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर लॉकडाउन 4 की बात करें तो रियायतें लॉकडाउन 3 से ज्यादा दी गई हैं, तो ऐसे में क्या ये मामले प्रशासन की ओर से और कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? जी, अभी ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि 660 मरीज पहली बार आए हैं और लॉकडाउन 4 के बाद से जब लोग सड़कों पर आए हैं, लोग ऑफिस में जा रहे हैं और दुकानें खुली, बाजार खुले हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गई है, तो उसको देखते हुए ये जो है मामले बहुत ज्यादा हैं। और 3 दिन के बाद मुस्लिम वर्ग का जो है वो त्योहार भी है, तो उसको देखते हुए भी चूंकि बाजारों में बहुत भीड़ लग रही है, तो यह सब देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कुछ सख्ती भी की है, लेकिन फिर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आम आदमी पार्टी और कारोबारियों की आर्थिक स्थिति पर लॉकडाउन के असर को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अहम घोषणाएं की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोन की किश्त चुकाने में 3 महीने की जो छूट मार्च में दी गई थी, उसे अगले 3 महीने और बढ़ा रहे हैं, यानी ये अगस्त तक रहेगी। प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट 0.40 कम किया गया है ताकि लोन और सस्ते हो सके। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है। बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वे अपने ग्राहकों से भी ब्याज में कमी करेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दोपहर 3 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों की स्थिति और इस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के अंदर आज सोनिया गांधी विपक्ष दलों के साथ यानी कह सकते हैं कि चर्चा करेंगी। तो चर्चा के अंदर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, ये चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और लगभग 3 बजे के करीब होगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इसके अंदर कांग्रेस के तमाम गठबंधन दल जितने भी हैं वो सब शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी के अंदर प्रवासी मजदूरों को जो दिक्कतें आई थी, यानी कह सकते हैं वो लोग घर जाना चाहते थे और सरकार की तरफ से बसें वगैरह सुविधाएँ दी गई थी, मगर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वो उन्होंने बसें वगैरह जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो सुविधा देनी थी वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इसको बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर तरीके से ये मुद्दा हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी नज़दीक आता जा रहा है, क्योंकि यूपी के इलेक्शन भी हैं, बिहार के इलेक्शन भी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे के अंदर या कह सकते हैं इस बैठक के अंदर इनके तमाम जो दल के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। मगर बात करें सपा और विपक्ष भाजपा की, तो भाजपा और सपा दोनों ही शायद इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। मगर देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी वो भी इनके साथ अब शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनके साथ बैठक करने से आज मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर कांग्रेस पार्टी की इस बैठक चलती है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर किस तरीके की रणनीति होगी या फिर बीजेपी सरकार को घेरने की जो कोशिश है, यानी केंद्र सरकार के जो घेरने की कोशिश है वो जरूर देखने वाली बात होगी। मगर कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाइयों में यह कह सकते हैं और जो राजनीतिक पहलू के अंदर कहीं ना कहीं प्रवासी जो मजदूर है उसको दिक्कतें आई हैं, क्योंकि वो ही परेशान हुआ था और उन लोगों तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंची है। मगर देखने वाली बात होगी कि अगर 3 बजे क्या मुद्दा सामने आता है या फिर क्या कहें जो बैठक है उसका क्या रिजल्ट आएगा। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को ये कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगे विस्तार किया जाएगा। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत करीब 2300 मरीजों ने विभिन्न अस्पतालों से मुफ्त में कोविड-19 का इलाज कराया है, जबकि पिछले 1.5 महीने में 3000 से ज्यादा लोगों के संक्रमण का परीक्षण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 62 नए केस सामने आए हैं। अब तक 2514 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं।
अब तक 2514 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लगातार ये इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मामलों में इजाफे हो रहे हैं। राज्य में 62 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब तक अगर देश भर की बात करें तो 1,18,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं इसी के साथ ही अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 62 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ ही पूरे राज्य में 2514 पर संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, उन नियमों का पालन करें। अगर बात करें कोरोना वायरस का, अगर एक भी संक्रमित मरीज है तो वो 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। बार बार अपील की जा रही है। झारखंड के बोकारो में 5 सीआरपीएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बोकारो के डीसी मुकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, उपायुक्त बोकारो बोल रहा हूँ। कोरोना के कुल 5 नए पॉजिटिव मामले बोकारो जिले के भीतर आए हैं। इनमें से 4 व्यक्ति सीआईएसएफ के जवान हैं जो भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से होते हुए बोकारो पहुंचे थे और इनकी हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग की थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति इसमें से मुंबई के धारावी हिस्से में काम करते थे और वहां से लौट कर आए थे। ये पांचों लोग 2 क्वारंटाइन सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन सेंटर पे रखे गए थे और साथ ही साथ जो इनके कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हम लोग उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं और कई और लोग भी जो इनके साथ आए थे उनकी सैम्पलिंग भी की गई थी और कई सैंपल्स जो है नेगेटिव आए हैं। इनके साथ जो है फिलहाल जो लोग छूट गए हैं या जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उसको ट्रेस करने का काम जिला प्रशासन कर रही है। साथ ही साथ इन कंसर्न जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें भी जो है हम लोग और लोगों के सैम्पलिंग करेंगे। ये पांचों लोग जो हैं पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक हैं और काफ़ी यंग एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर की उम्र जो है इसमें 25, 30, 35 साल की उम्र है इसमें से। इसलिए मैं पुनः आपके ज़रिए लोगों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के भीतर रहें, लॉकडाउन के रिगार्ड करें, जब तक ज़रूरी नहीं हो बाहर नहीं निकलें और जब भी बाहर निकलें तो जो कवच के 3 फॉर्मूले हैं कि आपको मास्क पहन के अनिवार्यता निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा दफ़े हैंड वॉश करें या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। एमपी के भिंड में जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लगातार चौथे दिन भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। बता दें कि जिले में 3 और नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से एक पहले ही पॉजिटिव था, जिसकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही इन 2 मामलों को मिलाकर कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 44 हो गई है। वहीं भिंड के लिए राहत की बात यह है कि 2 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। इसी कड़ी में भिंड जिला सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा ने 2 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों के पूरी तरह स्वस्थ होने पर स्टाफ के बीच माला पहनाई और तालियां बजाकर मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर एम्बुलेंस से उन्हें घर भिजवाया गया। राजस्थान के पाली में मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर 241 यात्रियों का चिकित्सा टीमों ने स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग की। इस दौरान उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं स्वास्थ्य जांच करने के बाद इन प्रवासी यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। इसके बाद मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी और प्रशासन ने यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उनके जिलों की ओर रवाना किया। बता दें कि 12 रोडवेज बसों की प्रवासियों को उनके जिलों पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के लिए रवाना किया गया। पंजाब के फरीदकोट के थाना सिटी के एसएचओ राजेश कुमार की तरफ से एक अनोखे ढंग से जागो अभियान निकालकर उन लोगों को जगाने की कोशिश की गई
जिसके माध्यम से लोगों को सरकारी हिदायतों की पालना करने, सामाजिक दूरी बनाकर रखने, मास्क पहनने की अपील की गई। इस मौके पर थाना कोतवाली के SHO इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि जिला प्रमुख मनजीत सिंह ढेसी की अगुवाई में फरीदकोट पुलिस लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। साथ ही पुलिस ने लोगों को कोरोना की महामारी से बचाने का भी संकल्प लिया हुआ है। देखो साडे मानयोग SSP साहब सरदार मनजीत सिंह ढेसी जी ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵੇਲੇ ਜਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ पंजाब जम्मू के बॉर्डर एरियाज पर कांगड़ा में एंट्री के लिए नियम शर्तें माननी होंगी। ई पास वालों को आने जाने की अनुमति होगी। वहीं रेड जोन से आने वालों को क्वारंटीन होना पड़ेगा। बॉर्डर एरिया कंडवाल में डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है जो हर आने जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। नूरपुर के थाना प्रभारी मोहनलाल भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार दूसरे राज्यों से आने जाने वालों की बॉर्डर एरियाज कंडवाल में एंट्री की जा रही है और जो भी व्यक्ति रेड जोन से आएगा उसको क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसा है कि जो हमारे इंटर स्टेट बैरियर प्लस इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर हैं, जहाँ पे जो हमने ड्यूटी तैनात कर रखी है इस कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए, तो आज जो स्थिति देखी गई है वो काफ़ी सामान्य है। फिर भी जो हालात फिर से जो उभर कर सामने आए हैं, तो इस आपदा से निपटने के लिए तो जो इंटर स्टेट बैरियर्स है हमने ड्यूटी पर तैनात प्रशासन की ओर से मतलब जारी निर्देशों के मुताबिक अपने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सख्त हदायत दे करके रखी है कि जो कोई भी आदमी खासकर जो एरियाज रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं उनमें से आता है तो उनको क्वारंटाइन वहीं ही कर देना है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके सैंपलिंग लेने के बाद ही अगला जो भी कार्यक्रम वो होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई है। जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है, पुलिस ने उस नंबर के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है। इस मैसेज में योगी को एक खास समुदाय का दुश्मन बताते हुए धमकी दी गई है। बता दें कि यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। इसके साथ ही समुदाय का नाम भी लिखा गया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला आज सरकार की ओर से धान लगाने पर प्रतिबंध और दादुपुर नदी बंद करने के खिलाफ कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में धरना देने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसान और व्यापारी विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने अगर किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि 2,67,664 एकड़ भूमि पर धान की खेती नहीं लगाने का प्रतिबंध सरकार का षड्यंत्रकारी हुक्मनामा है। साथ ही ये भी कहना है कि धान लगाया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान नहीं खरीदा जाएगा। ये तो सरकार
सरासर गलत है। इसके अलावा पंचायती भूमि पर भी धान नहीं लगाने का तुगलकी फरमान ये दर्शाता है कि बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों की दुश्मन बनी है। हरियाणा खास तौर से कैथल कुरुक्षेत्र के किसान से खट्टर सरकार दुश्मनी निकाल रही है और इसीलिए हमने आज ये निर्णय किया कि कोरोना की महामारी के चलते केवल 4 आदमियों का सांकेतिक धरना पर मैं, मेरे भाई अनिल धनतोड़ी और कांग्रेस के दूसरे किसान साथी बैठेंगे। सवाल ये है, खट्टर साहब आपने एक फरमान जारी कर दिया कि शाहबाद में 50,000 एकड़ भूमि पर, कुरुक्षेत्र जिले में 1,39,000 एकड़ भूमि पर, कैथल जिले में 1,35,000 एकड़ भूमि पर अब किसान धान की खेती नहीं कर सकेगा। ये काम तो अंग्रेज ने भी नहीं किया। किसान धान की खेती नहीं करे तो क्या करे? जमीन मेरे बाप दादा की, मालिक मैं, निर्णय खट्टर साहब करेंगे कि मैं किस चीज की खेती करूंगा। इस जाबर जालिम सरकार ने ये 9 मई 2020 को एक काला आदेश, एक काला अध्याय कानून का जोड़ दिया। हम इसका विरोध करने के लिए आए। जानते हैं कि 2017 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दादूपुर नलवी नहर को बंद किया और उस समय भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमने ये लड़ाई लड़ी और 51 दिन का क्रमिक अनशन किसानों के साथ मिलकर हमने शाहबाद में किया और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी से जाकर के हम मिले कि इस नहर को बंद नहीं किया जा सकता। ये नहर उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा है, लेकिन खट्टर साहब ने एक नहीं सुनी, क्योंकि खट्टर साहब आंधी और बहरी सरकार के मालिक हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है और 105 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,710 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,080 मामले सक्रिय हैं। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। राज्य में कोरोना के 105 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब तक संक्रमितों की संख्या 1,710 है। राज्य में अगर अब तक बात करें सक्रिय मामलों की, वो 1,080 सक्रिय मामले हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मामलों में देश भर में इजाफा हो रहा है और जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि जो मामले हैं संक्रमितों के वो 1,18,000 को पार कर गए हैं और लगातार ये इजाफा होता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में ये मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि अगर ठीक हो चुके व्यक्तियों की बात करें तो 48,000 से ज्यादा लोग हालांकि ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस को मात वो दे चुके हैं। मजदूर संगठनों ने एक बयान में श्रम कानूनों को कमजोर करने की कड़ी निंदा की है और उन्हें निर्दयी और आपराधिक करार दिया है। मजदूर संगठनों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की शय पर मजदूर कानूनों को कमजोर कर रही हैं और लंबे अरसे के बाद अर्जित की गई सुविधाओं को वापस ले रही है। इसी के विरोध में श्रमिक संगठनों ने 22 मई को देश भर में धरने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। नई दिल्ली में राजघाट पर श्रमिक संगठनों के केंद्रीय नेता आज अनशन पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों को लेकर और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी कि हर तरीके से कोरोना जैसी महामारी चल रही थी एक तरफ, तो कहीं ना कहीं ये था कि किसानों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। सर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या होगा? प्रदर्शन करने का कारण क्या था? प्रदर्शन करने का कारण मजदूरों का अधिकार छीन रहा है, मजदूरों को सड़क पे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है, सिर्फ मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए, और सारे बेच रहा है सरकारी संपत्ति। पैकेज किसानों के लिए जो प्रदर्शन का जो पैकेज की घोषणा की थी वो क्या था? हाँ, किसानों के लिए पैकेज का घोषणा की थी वो पैकेज एक धोखाधड़ी है। वो पैकेज मजदूर और किसानों को पास कुछ नहीं पहुंचाया है, वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है। तो इसीलिए इसको खिलाफ
सारे मजदूर संगठन इकट्ठा सड़क पे है। ये ना उतार के बोलो, समझा नहीं। पुलिस ने अरेस्टिंग क्यों ली है फिर आपकी? पुलिस ने अरेस्टिंग क्यों ली है? हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, करने नहीं। ये था जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन के लिए बता रहे थे कि किस तरीके से उन लोगों को अरेस्टिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर जो कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ एक मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं किसानों के जो पैकेज की घोषणा की गई थी वो पैकेज किसानों के हित में नहीं था, इसीलिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे कहीं ना कहीं राजघाट पर। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। राजस्थान से लगते जिलों में टिड्डी दल के हमले को देखते हुए हरियाणा के हिसार में कृषि विभाग सतर्क हो गया है और किसानों को भी जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जिले में टिड्डी के आने के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने विभाग के सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं अधिकारियों को गांव के किसानों को जागरूक करने के लिए भी कहा है। इस कड़ी में कृषि विभाग ने डॉक्टर अरुण कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। हिसार के कृषि विभाग के मुताबिक अगर टिड्डी दल आ जाता है तो किसान डीजे, थाली, ढोल, पीपे बजाकर उन्हें उड़ाने का काम करें तो उससे राहत मिल सकती है। जो टिड्डी दल के बारे में काफ़ी आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी आया है, आपस में किसान भाई या विभाग के अधिकारी भी बात करते हैं। तो कल या 1-2 दिन पहले शाम को पता लगा भी टिड्डी जो हरियाणा के सीमावर्ती राजस्थान का जो एरिया लगता है वहाँ टिड्डी का प्रकोप काफ़ी हो चुका है। तो इसमें जहाँ लगे राजस्थान के साथ लगते अधिकारियों से हमारे काफ़ी अधिकारी जो उधर के उन्होंने बात करी तो ये बात सामने आई कि जो टिड्डी का झुंड है या जो टिड्डी सोन में चल रही है वो 6 से 8 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन वो राजस्थान के अपने जो नारनौल के पास खेतड़ी और ये इधर लूनसर श्रीनगर का यहाँ जो पता लगा तो वो अब कल जो बात करी तो वो बता रहे थे कि वो हवा की डायरेक्शन की वजह से सिक्कर की तरफ चली गई। लेकिन इसमें किसान भाइयों को किसी प्रकार का पैनिक होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे दिन चलती है और शाम को अंधेरा होते ही वहीं बैठ जाती है। जिस जगह बैठती है वहाँ काफ़ी नुकसान करती है। ये पौधा का चाहे फल, फूल, पत्ती हर तरह से उसको खाकर नुकसान करती है और इसकी एग लेइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तथा इस बारे में किसान भाई ढोल, नगाड़े, डीजे जो अगर वो झुंड जो ही दिखाई दे बजाना शुरू कर दें तो उससे ये अपना रास्ता चेंज कर देती है या थोड़ी ही आगे निकल जाती है। तो उसके बाद उस जगह पर इसका नुकसान की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। फिर भी अगर कहीं रात को ये झुंड रुक जाता है, बैठ जाता है, जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा नुकसान करता है तो उस जगह आप केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे जिस तरह अपने HAU के रिकमेंडेड डोज है, लैम्डा साइक्लोथिन 5% है, 10% है, उनका स्प्रे से इसको आसानी से। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।